तो अभी हम लोग समास पिछले वीडियो में देखे समास क्या है। दो या दो से अधिक शब्दों को संक्षिप्त करके नए शब्द बनाने की विधि को समास कहते हैं। और उसके बाद है समस्त पद क्या है। तो समस्त पद जो है समास रचना से बना हुआ, जैसे बैल की गाड़ी से बैल गाड़ी बन गया, तो ये समस्त पद है। समस्त रचना से बना हुआ सब समस्त पद या समासिक पद कहलाता है। समास विग्रह समस्त पद को अलग अलग करने की विधि को, जैसे गंगा जल है, गंगा जल को गंगा का जल जब हम लिखते हैं तो ये समास विग्रह हो गया। अब है समास के भेद। अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास और बहुब्रीहि समास। ये 6 जो है समास के भेद हैं। अब है अव्ययी भाव समास क्या है। तो जिस समास का पहला पद अव्यय हो और वो प्रधान हो और समस्त पद क्रिया विशेषण का काम करे उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। अव्ययी भाव समास का पहला पद अधिकतर उपसर्ग होता है, जैसे आ, बे, प्रति, यथा आदि। तो उपसर्ग क्या है। उपसर्ग जो है जो शब्द के पहले लगता है। तो जो शब्दांश किसी शब्द या शब्दांश के पहले जुड़कर उसके अर्थ में विशेषता उत्पन्न कर देता है अथवा अर्थ में कोई परिवर्तन ला देता है उसे उपसर्ग कहते हैं। जैसे यदि पुत्र शब्द में सु या कु जोड़ दिया जाए तो सुपुत्र बन जाता है या कुपुत्र बन जाएगा, जिसका अर्थ अच्छा या बुरा पुत्र हो सकता है। तो ये जो है वो उपसर्ग है। अब देखते हैं कि उपसर्ग कितने हैं। तो उपसर्ग जो है यहाँ 23 दिए हुए हैं, 22 या 23 उपसर्ग होता है। तो प्र, परा, अप, सम, अनु, औ, निस, निर, दुस, दूर, वि, आ, नि, अधि, सु, उत, स, कु, अभि, प्रति, परि, उप, अ या अन। तो ये जो है 23 उपसर्ग यहाँ दिया हुआ है। और इसी को अगर लगा दिया जाए किसी भी वर्ड में तो उसका अर्थ जो है वो बदल जाता है। जैसे यहाँ पर हम लोग कु का देखें, कुपुत्र, और सु का सुपुत्र, तो दोनों का मतलब बिल्कुल ही बदल जाता है। तो यहाँ पहला अक्षर का ही सब खेल है। तो वही अव्ययी भाव समास जो है, अव्ययी भाव समास में यही बताया गया है कि जिसका समस्त पद का पहला पद अव्यय हो, मुख्य या प्रधान हो, समस्त पद क्रिया विशेषण का काम करे यानी कि क्रिया का विशेषता बतलाए, तो उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। अव्ययी भाव समास का पहला पद अधिकतर उपसर्ग होता है, ज़्यादातर उपसर्ग ही होता है। 23 वर्ड अगर हम याद कर लें तो उसको पहचानने में आसानी हो जाती है। यहाँ पे उसका उदाहरण दिया हुआ है। प्रत्येक, एक एक, अनजान, बिना जाने, यथा समय, समय के अनुसार, रातों रात, रात ही रात में। इसको हम लोग पहले देख चुके हैं और आप इसको पॉज करके फिर से देख सकते हैं। और तत्पुरुष समास, जिस समस्त पद का पूर्व पद कम महत्वपूर्ण हो और बाद का पद जो है वो प्रधान हो उसे तत्पुरुष समास कहा जाता है। जैसे घुड़सवार, घोड़े पर सवार। तो इसमें अगर घोड़ा केवल कहा जाए तो वो कम प्रधान है, लेकिन अगर उसमें सवार लगा दिया जाता है तो उसका मतलब बिल्कुल बदल जाता है। घुड़सवार, घुड़सवार का मतलब घोड़े की सवारी करने वाला व्यक्ति। तो हस्तलिखित, हाथ से लिखा हुआ। तो कारक की दृष्टि से तत्पुरुष के 6 भेद होते हैं और कर्ता कारक इसमें शामिल नहीं है, और कर्ता और संबोधन कारक जो है वो शामिल नहीं है। और इसको हम लोग इसके चिन्ह से, कर्ता ने कर्म को कर्ण से संप्रदान के लिए को अपदान से संबंध का के की
अधिकरण में, पे, पर आदि के द्वारा हम आराम से पहचान सकते हैं। जैसे कि देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, जैसे ग्राम को गया हुआ, ग्रामत है, ग्रामगत, ग्राम को गया हुआ, स्वर्ग प्राप्त, स्वर्ग को प्राप्त। तो यहाँ को जो चिन्ह है, कर्ता ने कर्म को, समझ में आ जाएगा कि ये कर्म तत्पुरुष है। इसी तरह से करण का चिन्ह क्या होता है, से। तो भूख से व्याकुल, भूख से अंकित। तो यहाँ जो स जो है, इसे आपको पता चल जाएगा कि ये करण कारक है। इसी तरह से बाकी सब को भी हम पहचान सकते हैं, सब उसका चिन्ह से। तो अब है कर्मधारय समास। कर्मधारय, जिस समास के समस्त पद में दूसरा पद प्रधान होता है। पहले क्या था, अव्ययी भाव में पूर्व पद प्रधान था। तत्पुरुष समास में पहला पद से दूसरा पद ज़्यादा प्रधान था, और इसमें कर्मधारय में जो है वो दूसरा पद इसमें भी प्रधान होगा। और दोनों पदों में विशेषण विशेष अथवा उपमान उपमेय का संबंध होता है, उसे कर्मधारय समास कहते हैं। जैसे विद्याधन, विद्या रूपी धन। तो यहाँ जिस समास के समस्त पद में दूसरा पद प्रधान हो और दोनों पदों में विशेषण विशेष का संबंध हो। तो विशेषण क्या है, जो शब्द किसी की विशेषता बतलाए वो विशेषण है। विशेष क्या है, तो जो विशेषण की विशेषता बतलाता है वो विशेषण है। तो विद्याधन उपयुक्त उदाहरणों में धन और मिर्च प्रधान है। दोनों पदों में विशेषण और विशेष उपमान उपमेय का संबंध है। जैसे विद्या जो है वो उपमेय है, धन जो है उपमान है, काली मिर्च विशेषण है और मिर्च जो है वो विशेष्य है। अब है द्विगु समास। जिस समास का पूर्व पद संख्यावाचक हो, इसको पहचानना आसान है। जिस समस्त पद में पूर्व पद संख्यावाचक हो, समस्त पद किसी समूह का बोध कराता हो, उसे द्विगु समास कहते हैं। जैसे सत सही, सत का मतलब सात, 700 दोहों का समूह जो है वो सतसई है। द्विगु, दो गायों का समाहार। तो यहाँ द्वि से संख्या का बोध होता है, सत से संख्या का बोध होता है, इसलिए इसको पहचानना आसान है। इसी तरह बाकी उदाहरण भी यहाँ पे दिया हुआ है, चारपाई, सप्ताह, त्रिवेणी इत्यादि। पंजाब, 5 नदियों का समूह, और त्रिफला, 3 फलों का समाहार, अष्टाध्यायी, अष्टाध्यायों का समाहार, इस तरह से। अब अगला है द्वंद्व समास। द्वंद्व समास का अर्थ है जोड़ा या युग्म, जिस समास में दोनों पद प्रधान हो। द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होता है, कोई भी पद गौण न हो उसे द्वंद्व समास कहते हैं। इन समस्त पदों का विग्रह करने पर या अथवा समुच्चय बोधक में से किसी एक का प्रयोग किया जाता है। जैसे भाई बहन, भाई और बहन, खिड़की दरवाज़ा, खिड़की अथवा दरवाज़ा, माता पिता, माता और पिता। इस तरह से रात दिन, ये सब है, दूध दही, इसमें दोनों पद प्रधान है। अब है बहुव्रीहि समास। तो जिस समस्त पद में दोनों ही पद गौण हो, इसमें क्या था, द्वंद्व समास में दोनों प्रधान था और बहुव्रीहि समास में दोनों ही पद गौण होते हैं, और तीसरा आकर के और दोनों से मिलकर तीसरे पद के विषय में बताते हैं। वह तीसरा पद ही प्रधान होता है, वह बहुव्रीहि समास कहलाता है। जैसे गिरिधर, अर्थात गिरी को धारण करने वाले श्री कृष्ण।
इसी तरह वीणा पानी से माता सरस्वती का बोध होता है। वीणा है पानी या हाथ में जिसके अर्थात सरस्वती। चंद्रशेखर चांद है शिखर पर जिसके अर्थात शिव। उपर्युक्त उदाहरणों में शब्द अपने मूल अर्थ को छोड़कर क्रमशः कृष्ण, सरस्वती और शिव के बारे में बता रहे हैं, अतः इनमें बहुव्रीहि समास होगा। इसके विग्रह में समस्त पद का अर्थ लिखकर अर्थात पश्चात और तीसरा पद लिखा जाता है। और ये उसका उदाहरण है। दशानन, घनश्याम, चक्रधर, मेघनाद, गजानन, दीर्घबाहु, खड़ानंद, विषधर, सुलोचना, सुंदर है लोचन जिसके। पद्मासना, पद्म यानी कमल है जिसका अर्थात लक्ष्मी। तो ये बहुव्रीहि समास है। तो अब यहाँ पर एक कर्मधारय और बहुव्रीहि समास में अंतर। समासों में कर्मधारय समास में विशेषण और विशेष से अथवा उपमान उपमेय का संबंध होता है। जैसे विद्या धन, विद्या रूपी धन। इसमें विद्या को धन ने समान बताया, विद्या को धन के समान बताया गया है, और इसमें विद्या उपमेय तथा धन उपमान है, इसलिए यह कर्मधारय समास है। बहुव्रीहि समास में समस्त पद दोनों पदों में विशेषण विशेष का संबंध नहीं होता, अपितु वह समस्त पद ही किसी अन्य या तीसरे के लिए आता है। इसमें विशेषण विशेष उपमान उपमेय का संबंध नहीं होता है। यही दोनों में अंतर है। जैसे यहाँ है दशानन, 10 है आनंद जिसके अर्थात रावण, से रावण का बोध होता है। इसमें समस्त पद दशानन के दोनों पद 10 और आनंद की विशेषता को प्रकट न करके किसी अन्य संज्ञा अर्थात रावण के विषय में बताया गया है। बहुत से शब्द कर्मधारय और बहुव्रीहि दोनों समासों में आते हैं। ऐसे में विग्रह से अंतर जाना जा सकता है। जैसे महावीर तो महान वीर, ये हो गया कर्मधारय। महान है वीर अर्थात हनुमान। तब जब इसका इस टाइप से होगा, अब महान वीर अगर है तो वो कर्मधारय है, लेकिन अगर इसका विग्रह ये है महान है जो वीर अर्थात हनुमान, हनुमान का बोध हो रहा है, तो ये बहुव्रीहि है। इसी तरह से नीलकंठ, नीला है जो कंठ, नीला है जो कंठ है, यानी ये कर्मधारय समास है। और नीला है कंठ जिसका अर्थात शिव, शिव का जब बोध हो तो ये बहुव्रीहि समास हो जाएगा। इसी तरह कमल नयन, कमल जैसे नयन या कमल जैसे नयन है जिसके अर्थात राम। अब है द्विगु और बहुव्रीहि। बहुव्रीहि समास में बहुत से पद संख्यावाची होते हैं, जैसे जिससे छात्र को द्विगु का भ्रम हो जाता है। जैसे अगर हम कहें चतुर्भुज, तो चतुर्भुज तो 4 भुजा, तो ये द्विगु में आ जाएगा। लेकिन यहाँ भी वही बात है कि 4 भुजाओं का अगर समूह कहा जा रहा है और इसे ब्रह्मा का बोध या विष्णु का बोध न हो तो ये द्विगु है। लेकिन 4 भुजाएं हैं जिसकी अर्थात विष्णु जो है वो बहुव्रीहि समास हो जाएगा। इसी तरह 12 सिंघा, 12 सिंगों का समूह तो द्विगु हो जाएगा, लेकिन 12 है सिंह जिसके, एक विशेष जानवर का बोध हो रहा है, तो ये बहुव्रीहि समास है। तो अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।